ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है, ज्योतिष का अर्थ है कि ज्योति प्लस ईश, कि प्रकाश के देवता। अब प्रकाश के जो देवता हमारे पास है वो सूर्य देव है। सूर्य हमारे ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में माना जाता है। ये काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बने हैं, अर्थात काल पुरुष में पंचम भाव में सिंह राशि बना है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य। तो ये पंचम भाव जो हमारा की संचित है, तो अर्थात जो हमारा संचित है उन भाव के स्वामी हमारे सूर्य देव। तो जो हमारे संचित है, जो हमने कुछ रखा हुआ है पूर्व जन्म में, उसको देखने वाला, उसे प्रकाश डालने वाला ग्रह सूर्य है। कि जो भी हमने किया हुआ है पूर्व जन्म में, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम पूर्व जन्म में कुछ करके इस जन्म में आए हुए हैं धरती पर, उस सब के जो दृष्टा ग्रह है वो सूर्य है। इसलिए वो संचित भाव के स्वामी बनाया गया है काल पुरुष की कुंडली। सूर्य हमारे सभी कर्मों के दृष्टा हैं। जन्म जन्मांतर में हमने जिन कर्मों को किया हुआ है वो शुभ या अशुभ जो भी है, उस सब के दृष्टा ग्रह हमारे सूर्य देव ही हैं। इसलिए सूर्य हमारे संचित भाव के स्वामी बने हैं। जब हम इस विष्णुमूर्ति सिद्धांत में जब हम आगे चलेंगे, जब हम गोचर को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बिना सूर्य के आज्ञा के बिना हमारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होती। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वहां पर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। और अनिवार्य ही नहीं, बिना सूर्य के उपस्थिति के हमारे कोई भी फल हमें जीवन में प्राप्त नहीं होता। तो जो हमने कर्म किया हुआ है, क्योंकि जो हमने कर्म किया हुआ है, अब अगर कोई ग्रह संयोग बना लेता है कि हम इस जातक को अमुक फल की प्राप्ति है, तो जो उस भाव के फल को देखने वाला ग्रह है, या जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ले कि हम कहेंगे कि अमुक व्यक्ति के साथ ये घटना भी घटित होनी, या अमुक व्यक्ति के साथ ये फल की प्राप्ति होने वाली है, व्यक्तिगत जीवन हम ले, तो जो उस फल के देने वाला है, जिसके पास में वो सामग्री उपस्थित है, हम उसके पास अवश्य जाएंगे। ऐसे ही जब भी हमारे जीवन में कुछ भी घटना घटित होने को आता है, तो सूर्यदेव के पास ग्रह पहुंचता है। और सूर्यदेव की अनुमति के, क्योंकि सूर्यदेव को मालूम है कि इस व्यक्ति ने अमुक जीवन में, अब पूर्व जीवन में अमुक घटना किया हुआ है, ये अमुक कर्म करके आया हुआ है व्यक्ति है, चाहे वो कर्म शुभ भी हो सकता है, चाहे वो कर्म किसी के मान सम्मान की बात हो, किसी के अपमान की बात हो, किसी के संतान प्राप्ति की बात हो, या किसी के संतान के क्षय की बात हो, या हमें किसी उन्नति की बात हो, जॉब की बात हो, व्यवसाय की बात हो, कि अमुक दिन ही हम कोई काम क्यों करते हैं, इसके जो प्रश्न के उत्तर देने वाला ग्रह है वो हमें सूर्य देता है। जब हम आगे इस क्लास में आगे चलेंगे तो हमें ये सब बातें स्पष्ट रूप से क्लियर। वैदिक सिद्धांत के बहुत बड़े ज्ञाता व्यक्ति थे, उन्हें सूक्ष्म अनुभव और ज्ञान दोनों ही प्राप्त था वैदिक सिद्धांत। जब उन्होंने फलित किया, तब देखा कि फलित में जो कई घटनाएं हम बताते हैं और वो फलित नहीं होती। खोजी के प्रवृत्ति के थे वो, उन्होंने इस बात पर अनुसंधान करना शुरू किया। फिर देखा उन्होंने कि नक्षत्र जो कि हमारे पूर्व काल से ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान लिया हुआ है, वो पूर्व काल से ही चला आ रहा है। और नक्षत्र की महत्व आरंभिक काल से, जब से ज्योतिष शास्त्र चला आ रहा है,
तभी से नक्षत्र की महत्ता प्राप्त है। उसी को उन्होंने आधार बनाया। अब नक्षत्र पर भी देखा कि कई बार ऐसा होता है एक नक्षत्र में 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन नक्षत्र के और बैठे हुए ग्रह के जो फल है वो अलग-अलग है। अब वहां भी उन्हें संतुष्टि प्राप्ति नहीं हुई, वहां से भी वो आगे बढ़े। वही एक ही जगह, एक ही नक्षत्र में कई ग्रह बैठ गए, लेकिन ये जो फल दे रहे हैं वो अलग-अलग फल है। तब उन्होंने अपने अपने सहयोगियों से मिल करके एक बहुत महत्वपूर्ण सबलॉर्ड की स्थापना की। एक सूत्र हमें दिया सबलॉर्ड, जो पूरा कृष्णमूर्ति सिद्धांत है वो सबलॉर्ड पर ही आधारित है। सबलॉर्ड को भी उन्होंने एक मन से बनाया हुआ नहीं लिया, उन्होंने दशा के अनुसार ही, ग्रह को जो दशा प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और उन 13 डिग्री 20 मिनट को उन्होंने दशा के अनुसार माप प्रदान कर दिया, मापदंड दिया, और उसी मापदंड के अनुसार 9 के नवग्रहों की लंबाई प्रदान की, जिसमें सभी ग्रह को अपने दशा के अनुसार ही उतना अंश प्राप्त हुआ। यह भी उन्होंने वैदिक सिद्धांत से भी, जो दशा बन का सिद्धांत है, उन्होंने वैदिक शास्त्र से ही लिया, और वहां भी ये उन्होंने अपना कुछ अलग से नहीं लेकर के केवल मात्र उन्हीं को आधार बनाकर, दशा को आधार बनाकर उसे ग्रहों की लंबाई प्रदान कर दी, और उसे 249 भागों में बांट दिया, और अपने ही दशा के अनुसार ग्रह की लंबाई प्रदान। शुक्र सबसे 20 वर्ष का है, उसकी लंबाई सबसे 2 डिग्री से भी आगे चला गया। इसी एवं प्रकार से सभी ग्रहों की दशा लंबाई प्राप्त प्रदान किया, और उन्हीं लंबाई के आधार पर उन्होंने देखा कि अमुक ग्रह अगर इतने अंश के अंदर में है, जैसे मेष राशि में शुक्र को अगर हम ले, तो मेष राशि में शुक्र 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 20 मिनट तक, 40 डिग्री तक रहेगा। अब ये 26 डिग्री 40 मिनट तक, ये जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो ग्रह का जो दूरी तय करने की जो प्रक्रिया है, वो क्रमशः उन्होंने इसको 9 जगह पे बांट दिया। अब यहां पर शुक्र अगर हम काल पुरुष के अनुसार ले, तो शुक्र 2 और 7 का स्वामी है। अगर मेष राशि, मेष लग्न हम बना करके शुक्र की बात करें, तो शुक्र को हम देखेंगे कि वो दूसरे भाव वृष और सप्तम भाव तुला, इन 2 भावों का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। तो मेष लग्न में काल पुरुष कुंडली में वो 2 और 7 भावों के स्वामी बना। अब यहाँ 2 और 7 भाव लेके तो शुक्र चला, लेकिन शुक्र की जो गति रही, तो कृष्णमूर्ति सिद्धांत में ये इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रह जिस अंश पे चला गया है, उस अंश का स्वामी कौन बनेगा। क्या वो अंश, जैसे दूसरा भाव हम ले, परिवार, धन, वाणी, कुटुंब, इन सब की बात करता है, तो क्या ये जो, और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, हमारे बॉस का, हमारे प्रतिद्वंदी का, तो ये जो भाव लिया हुआ है, क्या ये इन्हीं भावों के फल को प्रदान करेगा। ले तो लिया नक्षत्र के माध्यम से, लिखा इन्हीं बात को आधार बना करके, यदि यह ग्रह जैसे 2 और 7 के स्वामी बना, 2 7 के भाव के फल को लेके चला, और ऐसे अंश पे पहुंच गया जहां की वह अपने सहयोगी भाव, जैसे एकादश भाव के फल को ले लिया, तो हम कहेंगे कि शुक्र
जो 2-7 के भाव को लेके चला हुआ था, उसे 11वां भाव भी उसे प्राप्त हो गया। अब इन स्थिति में हम कहेंगे कि 2-7-11 बड़े अच्छे भाव को लेके चला, जो हम कहेंगे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि यही शुक्र 2-7 भाव को तो लिया हुआ है, लेकिन ऐसे अंश पे चला गया जिस अंश के स्वामी अर्थात उस उसका जो शबलॉर्ड है शुक्र का, वो 6 और 12 भाव को दे रहा है। मान ले कि वो शुक्र के बुध के सब में है और बुध काल पुरुष में 6ठे भाव का स्वामी बनता है, 12वें भाव में बैठ के जाकर के, तो 6 भाव और 12वां भाव के फल को दे रहा है। तो जिन भावों के फल करके वो लेकर के शुक्र चल रहा है, उन भाव के फल को देने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। तो कृष्णमूर्ति जी का जो मुख्य सिद्धांत था वो यही कि जहां ग्रह जिन फल को लेके स्वयं नक्षत्र के माध्यम से चला है, क्या वो फल जातक के जीवन में प्राप्त होगा। यदि सकारात्मक भाव को लिया हुआ है तो जातक के जीवन में वो फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि सकारात्मक भाव को लेकर के नहीं चल रहा, उसका जो सबलॉर्ड है, जो ग्रह है, उस ग्रह का जो सबलॉर्ड है, जो ग्रह नक्षत्र के माध्यम से अपना फल लिया हुआ है, यदि सबलॉर्ड उन फल को नहीं दे रहा तो जातक के जीवन में वो घटना घटित नहीं होगा। और जब हम कृष्णमूर्ति सिद्धांत में इन बातों को देखेंगे तो हमें बहुत ही चमत्कार करने वाला एक फल दिखाई देता है। घटना के काल के निर्धारण में यही ग्रह अपना अपना फल तब प्रदान करता है जब वो उसकी दशा चलेगी। तो जो घटना के काल निर्धारण में कृष्णमूर्ति सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और जो आप देखेंगे तो आश्चर्य होता है कि कितनी बड़ी खोज उन्होंने की थी घटना काल के निर्धारण के लिए, और कैसे जातक के जीवन में जो हमें वैदिक सिद्धांत में नहीं दिखाई देता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम काल पुरुष की कुंडली में ही ले, अब शुक्र यहाँ पे 2-7 भावों का स्वामी बना हुआ है। हम कहेंगे कि सूर्य शुक्र की दशा में इस जातक के या तो व्यवसाय का योग बन रहा हो तो 2-7 की दशा चलेगी, दूसरे और 7वें भाव की दशा व्यवसायिक जीवन, व्यवसाय का आरंभ कर सकता है। या ये जातक विवाह का समय है, 2-7 भाव को लिया हुआ है, विवाह हो जाएगा। लेकिन यदि शुक्र के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो यहां पर शुक्र 2-7 भाव को देगा नहीं, और संयोग से यदि ये 8वें और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठ गया शुक्र, तो ये फल लेके चल रहा है 8 और 12। कदाचित ऐसे सब में चला जाए जो 5वें भाव को लिया हुआ है, क्योंकि 5, 8, 12 एक तरफ हम कहें व्यवसाय का आरंभ करेगा, हम व्यवसाय के लिए उन्हें बता दिया। दूसरे तरफ हमने कह दिया कि इनके शादी होने वाली है, वो बता दिया। अब ये 5, 8, 8, 12 भाव लिया हुआ है, हो सकता है कि स्कैंडल में फंस के जातक जेल चला जाए। व्यवसाय शुरू करेगा, जो कुछ व्यवसाय में लगाया हुआ है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात वैदिक में नहीं पकड़ में आती, कृष्णमूर्ति सिद्धांत में ये बात हमें बड़े सूक्ष्म रूप से पकड़ में आ जाती कि ये जो दशा चल रही है, ये दशा किस फल को लेके चला होगा। ये फल जातक के जीवन में कौन सा फल प्रदान करने के लिए ये दशा आया हुआ है, हमारा प्रारब्ध क्या लिया हुआ है ग्रह, हमारे किस प्रारब्ध को ये फल देने के लिए तैयार है, ये कृष्णमूर्ति सिद्धांत में हमें बड़े सूक्ष्मता से प्राप्त होता है, हमें दिखाई देता है। और इसके आधार पर जब हम फलित करते हैं तो बहुत ही सटीक फलादेश हमें मिलता है। जो हम प्रैक्टिकल जब आगे करेंगे तब हमें इन सभी बातों को सूक्ष्मता से दिखाई देगा, और हम तब देखेंगे कि चमत्कार होता है कैसे, किस प्रकार से ग्रह कैसे अपना खेल करता है, और कृष्णमूर्ति सिद्धांत में जो ग्रह है वो किस प्रकार से काम करता है, ये हमें स्पष्टता से दिखाई देगी। हाँ, कृष्णमूर्ति सिद्धांत में जब हम आगे चलेंगे उससे पहले हमारे पास में हमें पहले
उससे एक सूचक निकालना, जैसे सिग्निफिकेटर इसको कहते हैं, कि कोई भी ग्रह किन भाव के फल को देने के लिए तैयार है। 9 के 9 ग्रह अलग अलग भावों के फल को लेकर चलता है हर कुंडली में, चाहे वैदिक हो या केपी हो। अब उसका जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे 9 ग्रह हैं वही फल प्रदान करेंगे। अब अमुक समय में अमुक घटना ही क्यों घटित हो रही है, तो पहले हम सूचक निकालते हैं कि हम, एक होता है कि हम सूचक किस प्रकार से निकालें। तो हमने केपी के अनुसार एक सूचक निकालने की प्रक्रिया करते हैं। पहला होता है कि ग्रह बाध्य है अपने नक्षत्र स्वामी के फल देने के लिए। उन्होंने कृष्णमूर्ति सिद्धांत में कृष्णमूर्ति जी ने इसे 4 स्तर पर बांटा है। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल है, 1 2 3 4 लेवल भी कह सकते हैं। क्रमशः ए से डी घटते हुए क्रम में जाता है। उसके स्ट्रेंथ कम हो, उसका बल जो है वो कम होता हुआ चला जाता है। अब जो ग्रह है वो किसी भाव का स्वामी होगा और किसी भाव में बैठा होगा। तो भाव स्वामी सबसे वीक होता है डी लेवल पे, और जहां ग्रह बैठता है वो होता है बी लेवल पे। डी और बी ये ग्रह का अपना स्वामित्व और ग्रह के बैठने की स्थिति दो बताता है। ग्रह जिसके नक्षत्र में है वो किन भावों का स्वामी है और कहां बैठा है। तो नक्षत्र लेवल पे नक्षत्र स्वामी जिन भाव का स्वामी है वो सी लेवल पे, और नक्षत्र स्वामी जिन भाव में बैठा हुआ है वो ए लेवल पे। ए और सी नक्षत्र के माध्यम से प्राप्त होता है, बी और डी स्वयं के स्तर पर प्राप्त होता है ग्रह। जहां पर जब राहु और केतु आता है तो चूंकि उससे किसी भाव के स्वामित्व तो नहीं प्राप्त है, तो जहां भाव स्वामित्व की बात होगी वो जगह खाली हो जाती है। ए बी सी डी ये 4 लेवल कृष्णमूर्ति सिद्धांत में बना हुआ है। एक ग्रह का सूत्र कहता है कि ग्रह बाध्य है ए ग्रेड का जो लिया है वो फल तो ग्रह देगा ही देगा। अब वो वैदिक सिद्धांत में हो सकता है कि जो ग्रह ए लेवल से फल दे रहा है केपी में, वैदिक सिद्धांत में वो भाव एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि केपी सिद्धांत में प्लेसिडस सिस्टम के अनुसार भावों की गणना की जाती है। कई बार भाव वहां पे लुप्त भी होते हैं। जिस प्रकार से वैदिक में आपने देखा होगा, जब दशम लग्न की साधना होती है चलित कुंडली में, कई बार किसी राशि को स्थान प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से कृष्णमूर्ति सिद्धांत में भी कई भाव को, कई राशि को वहां स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो किसी न किसी भाव में ग्रह तो बैठा होगा। तो यहां से वैदिक से केपी में अंतर हो जाता है कि ए ग्रेड का फल ग्रह देने को तैयार है, वो उस भाव के फल को देगा ही। वैदिक में हमें वो भाव मिल नहीं रहा, और केपी कहता है उन्हीं भाव को फल को तो देगा, 100% देगा, वो बाध्य है उस भाव को फल देने के लिए। तो यहाँ पर हमें केपी में और वैदिक में अंतर होता है, और हमें एक सूक्ष्मता से फल की प्राप्ति होती है। तो फल ग्रह की अपनी प्रकृति होती है, 9 के 9 ग्रह का अपना प्रकृति है। 9 के 9 ग्रह किसी न किसी राशि में होंगे, वो बैठे होंगे, और वो जो राशि का तत्व है, वो जो राशि के जो विशेषताएं हैं, वो जो वैदिक में है वो केपी में भी रहेगा। राशि की विशेषताएं, भावों के विशेषताएं जो वैदिक में है वो केपी में भी है। वहां जरा से भी कोई कमी नहीं है। जो दशा का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा केपी में है वो वैदिक में है, वहां भी कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल सूक्ष्मता के आधार पर है। हम सूक्ष्म फल को कैसे देख पाते हैं वो केपी बतलाता है। इसलिए जब भी हम केपी में सिद्धांत में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही सूक्ष्म फल की प्राप्ति होती है। कई बार ग्रह टेनेंटेड और अनटेनेंटेड भी होते हैं, जो हम क्लास में जब आगे चलेंगे तो हमें ये सब बातें क्लियर होगा कि टेनेंटेड कौन सा ग्रह है, अनटेनेंटेड कौन सा ग्रह है। एक रिफाइंड होकर के हमारे पास आएगा कि हम जो अमुक ग्रह है वो अमुक फल को, अमुक भाव के फल को लेके चल रहा है, और अपनी दशा में
इन फल को प्रदान करेगा। उससे एडवांस सब लेवल जाता है तो वहां पे हमें दिखाई देगा कि ग्रह फल तो ले लिया, दशा में आ गया, लेकिन बिना गोचर के ग्रह के अनुमति के बिना फल प्रदान नहीं होता। एक प्रॉमिस बनता है कुंडली में, दूसरा प्रारब्ध के अनुसार हमें दशा प्राप्त होगा और उन्हीं दशा में हमें फल की प्राप्ति होगी। और वो दशा तीसरी लेवल पर जाएगा कि गोचर से कैसे जुड़ता है, तब वो फलदायी बनता है। तो क्रमशः हमें 3 लेवल पे चलेंगे। पहला होगा कि हम ग्रह के प्रॉमिस को देखेंगे। यहाँ प्रॉमिस में हमें एक सूचक मिलेगा, फिर एक कार्यकारिणी सूचक मिलेगा, फिर हमें फलदायी सूचक मिलेगा। इस 3 लेवल पे हम चलेंगे सूचक निकालने की प्रक्रिया में। वहीं हम देखेंगे टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से फल को परिवर्तित कर सकता है अनटेनेंटेड प्लैनेट। तीसरा होगा कि यही ग्रह दशा में आकर के प्रारब्ध के फल को हमें प्राप्त कराएगा। हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें फल के रूप में, परिस्थिति जन्य जब हमें फल के रूप में प्राप्त होगा तो हमें दशा में प्राप्त होगा। और तीसरा होगा कि ये जुड़ेगा जब गोचरीय ग्रह से, और किस प्रकार से गोचर से ग्रह जुड़ करके ही फल को प्रदान करता है। इन सभी लेवल पर हमारे क्लास, आगामी जो क्लास होगा उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये सभी सूत्र क्लियर होता चला जाएगा। आज के क्लास के लिए ये इतना ही। फिर हम इसी विषय को लेकर के अगले क्लास में फिर से हम उपस्थित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।